Volume set to 65%. Tap to activate. Assalamu alaikum guys, how are you? Hope you will be good. Today we are going to start our new chapter and it is chapter number 5. The name of this chapter number 5 is orthopedic impairment caused by neurological conditions. You know very well guys that we have started our discussions from the subject of management of PCC, physically challenged children, course code 3 SPED 3132. So this is our new chapter. Before that we have completed our first 4 chapters successfully. So first of all, I'll let you know that what we have to discuss in this chapter. We will discuss cerebral palsy and its types. We will also discuss spina bifida and its types. Then we will discuss spinal cord injuries, epilepsy, head injuries, multiple sclerosis, and all in all. So this is very interesting and very beneficial topic for you people, and I'm sure that you people will have good learning in next lecture as well. आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के हवाले से हम लोग काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं. अब आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की जो कॉमननेस है या जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे साथ जो इश्यूज़ होते हैं जिसमें सेरिब्रल पॉल्सी एट द टॉप है, तो हम यकीनन उसको डिस्कस करेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं बतौर स्पेशल एजुकेटर एंड बतौर एक्टिविस्ट, बतौर एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यकीनन ये चीज़ें समझ कर ही हम किसी की कुछ मदद कर सकते हैं बतौर टीचर और बतौर इंसान. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम चैप्टर नंबर 5 में क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करने लगे हैं. हमारा 5.1 है, ये सेरिब्रल पॉल्सी सीपी कहा जाता है जिसे. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वुड लाइक टू स्पीक माय नेम. आई एम काशिफ इकबाल, वर्किंग एज अ लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन. सो दिस इज़ अबाउट मी. सो हम लोग सेरिब्रल पॉल्सी को स्टार्ट करते हैं. एज़ यूजुअल हम लोग डेफिनेशन पे बात करेंगे. सेरिब्रल पॉल्सी, जिसको हम सीपी भी कहते हैं, is a disorder that affects muscle tone, movement and motor skills. Motor skill किसे कहते हैं? The ability to move in a coordinated and purposeful way. Cerebral palsy यानी कि CP क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है मसल टोन को, मूवमेंट को और मोटर स्किल्स को. मोटर स्किल्स जिसके बारे में हम कह चुके हैं कि जनाब ये एक एबिलिटी है जो जिसमें हम मूव करते हैं, किसमें? पर्पसफुल और कोऑर्डिनेटेड वे में. सीपी यूजुअली इज़ कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज दैट हैपन्स बिफोर और ड्यूरिंग अ बेबीज़ बर्थ. सीपी क्या है? एक ब्रेन डैमेज का एक रिज़ल्ट है जो कि बिफोर या एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है और ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 years ऑफ अ चाइल्ड. यानी कि जो बच्चे की जो ज़िंदगी के पहले 3 या 5 साल होते हैं उसमें भी कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कोई ब्रेन डैमेज हो जाए तो भी सीपी हो सकता है. इसका मतलब है, इस बात से हम ये कह सकते हैं कि सेरिब्रल पॉल्सी बच्चों में मोस्ट कॉमन है. अगर इसकी स्पेशलिटी के हवाले से बात की जाए, सबसे पहली जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि ये पीडियाट्रिक्स से ताल्लुक़ रखती है. पीडियाट्रिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. कि मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ बच्चों के, इन्फेंट्स के या चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट से मुतल्लिक है. दूसरे नंबर पे न्यूरोलॉजी, इसकी जो स्पेशलिटी है
न्यूरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द न्यूरॉन्स। अच्छा, अब आप स्लाइड पे देख सकते हैं मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन का। इसमें सीजर्स होते हैं। नंबर 1 सीजर्स किसे कहते हैं? फिट्स, झटके। नंबर 2 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडी। तो ये 2 इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। अब नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है यूजुअल ऑनसेट। ऑनसेट कहते हैं कौन जिस एज में वो प्रॉब्लम होता है। किस एज में ये प्रॉब्लम होता है? अर्ली चाइल्डहुड, डेफिनेटली। ड्यूरेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 1 फिजियोथेरापी, दूसरे नंबर पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तीसरे नंबर पे स्पीच थेरेपी, और चौथे नंबर पे एक्सटर्नल ब्रेसेस। नंबर 5 आर्थोपेडिक सर्जरी। तो ये 5 इसका ट्रीटमेंट है। मेडिकेशंस की बात की जाए तो 3 मेडिकेशंस हम बड़े फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 डेजिफॉर्म, नंबर 3 बैक्लोफिन, नंबर 2 बैक्लोफिन, नंबर 3 बेटुलिम टॉक्सिन। 3 तरह की मेडिसिन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन किस में है? बच्चों में है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये अर्ली चाइल्डहुड में ही अपेयर होता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स वेरी among people over time। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो चेंज होते हैं, लोग वक्त के साथ साथ लोगों के दरमियान साइन एंड सिम्टम्स चेंज होते हैं। Often symptoms include poor coordinations, stiff muscles, weak muscles। इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या क्या शामिल है? poor coordination, stiff muscles हैं, खिंचे हुए मसल्स, weak muscles हैं, कमज़ोर मसल्स हैं, एंड ट्रेमर्स और शिवरिंग यानी कि कांपना शामिल है। देयर मे बी प्रॉब्लम इन सेंसेशन, विजन एंड हेयरिंग। देखने में, सुनने में और सेंस करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्वॉलोइंग जिसका हम लोग डिस्फेजिया भी कहते हैं, एंड स्पीकिंग प्रॉब्लम भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। Often, babies with cerebral palsy do not roll over, sit, crawl, walk as early as other children of their age। बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि ना तो वो रोल ओवर हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना क्रॉलिंग कर सकते हैं, ना चल सकते हैं, जिस तरह उनकी एज के बाकी जो एज फेलो हैं, उनके जो बाकी जो पीयर ग्रुप है, नॉर्मल पीयर ग्रुप, वो बच्चे कर रहे होते हैं, नॉर्मल बच्चे। अच्छा, इसके जो अदर सिम्टम्स हैं उसमें क्या इंक्लूडेड है? सीजर्स एंड प्रॉब्लम विथ थिंकिंग और रीजनिंग, विच ईच अकर इन अबाउट 1/3 ऑफ द पीपल विथ सीपी। 1/3 लोगों में ये प्रॉब्लम अक्सर इसकी प्रेवलेंस है, और वो है सीजर्स की या थिंकिंग डिफ़िकल्टी। While symptoms may get more noticeable over the first few years of life, ज़िंदगी के पहले चंद सालों में जो सिम्टम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा गौर से ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। अगर सेरिब्रल पॉल्जी की कॉज की बात की जाए, इसकी जो कॉज क्या है? सेरिब्रल पॉल्जी इज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मल डेवलपमेंट or damage to the parts of the brain that control movement, balance and posture। cerebral palsy किस वजह से होती है? abnormal development की वजह से होती है, और damage to the parts of the brain और दिमाग के उन हिस्सों के डैमेज की वजह से होती है। दैट कंट्रोल मूवमेंट जो कि हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, और हमारे पॉस्चर्स को भी कंट्रोल करते हैं। मोस्ट ऑफन, अक्सर औकात,
द प्रॉब्लम अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये जो प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वाज़े होता है. हाउएवर दे मे आल्सो अकर ड्यूरिंग चाइल्डहुड और शॉर्टली आफ्टर बर्थ. तो यकीनन ये चाइल्डहुड में पैदा होता है, ये प्रॉब्लम होता है, और या बर्थ के फ़ौरन बाद ये हो जाता है सेरेब्रल पॉल्सी का जो इशू है. ऑफन अक्सर औकात द कॉज इज़ अननोन, इसकी जो वजह है वो अननोन है. अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं. रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड प्री टर्म बर्थ, बच्चे का डेट से पहले पैदा हो जाना, बीइंग अ ट्विन, जुड़वा पैदा होना, सर्टेन इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन, सच एज टैक्सोप्लास्मोसिस यानी कि अनकुक्ड मीट का खा लेना, रूबेला जिसको हम खसरा भी कहते हैं, एक्सपोजर टू methyl mercury during pregnancy, a difficult delivery, and head trauma during the first few years of the life, among others. हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे. इसमें प्री टर्म बर्थ है, बीइंग ए ट्विन है, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें टैक्सोप्लास्मोसिस शामिल है, रूबेला शामिल है, एक्सपोजर टू मिथाइल मर्करी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या मुश्किल कोई डिलीवरी है, बच्चे की पैदाइश का होना मुश्किल, या हेड ट्रॉमा शामिल है जो ज़िंदगी के पहले चंद साल में हो सकता है. अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं स्लाइड पे, रिलेशन विद जेनेटिक्स. इसमें 1000 में से 2 बंदे ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है सेरेब्रल पॉल्सी का, और वो कहा ये जाता है कि जनाब ये जेनेटिक या इनहेरिटेड है. अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है. हम डायग्नोसिस देखते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी का डायग्नोसिस आखिर होता कैसे है. डायग्नोसिस आर बेस्ड ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ बच्चे की जो डेवलपमेंट के माइलस्टोन है उनको देखा जाता है. ब्लड टेस्ट एंड मेडिकल इमेजिंग मे बी यूज्ड टू रूल आउट अदर पॉसिबल कॉजेज. ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है, और इमेजिंग टेस्ट जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेक्चर्स में कि सीटी स्कैन या एमआरआई के ज़रिए इसको रूल आउट किया जा सकता है. हाउ इज़ इट प्रिवेंटेबल, ये नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास. CP is partly preventable through immunization of the mother and efforts to prevent health injuries in children, such as through improved safety. अच्छा, अब अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो उसमें माँ की इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी बढ़ा के, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा के भी इसका इलाज किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इनसे ट्रीटमेंट नहीं है. और दूसरे नंबर पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं ताकि कम से कम हेड इंजरीज़ हों बच्चे की प्रेगनेंसी, माँ की प्रेगनेंसी के दौरान या सून आफ्टर बर्थ, तो वो उस इंजरीज़ को कम से कम करने की कोशिश की जाए, तब इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. इसकी क्योर एंड केयर के हवाले से मैंने एक ये नेक्स्ट पॉइंट बनाया हुआ स्लाइड पे, आप ज़रा देखेंगे. इसका कोई क्योर नहीं है, देयर इज़ नो नोन क्योर फॉर CP का कोई क्योर नहीं है. However, supportive treatment, medication and surgery may help many individual. Medication भी होती है, सर्जरी भी होती है, केयर भी होती है, जिससे कई इंडिविजुअल्स की हेल्प हो सकती है. अच्छा, इसमें और भी कुछ शामिल है. क्या शामिल है? दिस में इंक्लूड फिज़िकल थेरापी शामिल है, ऑक्यूपेशनल थेरापी शामिल है, और स्पीच थेरापी शामिल है. मेडिकेशन सच एज, जब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेज़िपाम है, बैक्लोफिन है, और बोट्यूलियम टॉक्सिन, ये मेडिसिन शामिल है ट्रीटमेंट के लिए.
जो कि स्टिफ मसल्स को रिलैक्स करती हैं। सर्जरी में क्या क्या शामिल है? सर्जरी में इंक्लूड लेंथनिंग मसल्स की लंबाई करना शामिल है, एंड कटिंग ओवरली एक्टिव नर्व्स, जो एक्टिव नर्व्स होते हैं उनकी कटिंग शामिल है। असिस्टिव डिवाइसेस क्या हैं? ऑफन अक्सर कात एक्सटर्नल ब्रेसेस शामिल की जाती हैं, एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल, और बाकी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें। सम अफेक्टेड चिल्ड्रन कैन अचीव नियर नॉर्मल एडल्ट लाइफ्स विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। कुछ अफेक्टेड बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी नॉर्मल एडल्ट लाइफ तक पहुंच पाते हैं मखसूस किस्म के मुतल्लिका ट्रीटमेंट से। वाइल अल्टरनेटिव मेडिसिन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इसके अलावा कई और तरह के मेडिसिन हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। देयर इज़ नो एविडेंस टू सपोर्ट देयर यूज़, लेकिन उनके जो इस्तेमाल का जो रिज़ल्ट है उसका ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है मोर कॉमन डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेरिब्रल पॉल्सी मोस्ट कॉमन है बच्चों में, और ये 1000 में से 2 बच्चों को लाजमी होता है। अब सेरिब्रल पॉल्सी की अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं। एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द कंडीशन बिगैन इन द 19th सेंचुरी। इस पे 19th सेंचुरी पे स्टडी स्टार्ट हुई, रिसर्च स्टार्ट हुई है। किसने की थी? विलियम जॉन लिटल ने की थी, जिसके बाद जो स्पैस्टिक डाइप्लेजिया है उसको लिटल्स डिजीज़ के नाम से जाना जाने लगा। विलियम ओसलर पहला बंदा था। विलियम ओसलर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नेम्ड इट, जिसने सेरिब्रल पॉल्सी का नाम सेरिब्रल पॉल्सी को दिया था। तो सेरिब्रल पॉल्सी फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेरिबल खिंडरलेमिन, जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल चाइल्ड पैरालिसिस। अ नंबर ऑफ पोटेंशियल ट्रीटमेंट आर बीइंग एग्जामिन्ड। तो कई तरह के जो ट्रीटमेंट है उनको एग्जामिन किया जा रहा है, इंक्लूडिंग स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी पे भी काम हो रहा है कि इंसान के जो हराम मगज़ है वहाँ से सेल्स वगैरह लेके उसकी थेरेपी की जाए, ताकि जो पुअर वीक मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं या मोटर न्यूरॉन्स, मोटर सेल्स हैं, जो उनको एक्टिव किया जा सके, डेड सेल को एक्टिव किया जा सके। हाउएवर, more research is required to determine if there is effective और safe treatment। अगर ट्रीटमेंट सेफ़ है, इफ़ेक्टिव भी है, तो इसके लिए मज़ीद स्टडी की अभी ज़रूरत है। अब देखते हैं सेरिब्रल पॉल्सी के टाइप्स क्या हैं। सेरिब्रल पॉल्सी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द वे इट इफ़ेक्ट्स पीपल। सेरिब्रल पॉल्सी जिस तरह लोगों को मुतासिर करती है, तो उसका जो इसकी जो टाइप्स हैं वो इसी तरह ही डिस्क्राइब की जा सकती हैं। सेरिब्रल पॉल्सी को इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये लोगों की मूवमेंट को किस तरह मुतासर करती है, या बॉडी के किस हिस्से को इसने मुतासर किया है, और इसके जो सवेयर, इसके जो असरात हैं, इसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो कितनी हद तक सवेयर हैं। इसमें नंबर 1 पे आप देखेंगे ये क्वाड्रिप्लेजिया, दिस इज़ बायलैटरल सेरिब्रल पॉल्सी। बोथ आर्म्स एंड लेग्स आर अफेक्टेड, दोनों टांगें और दोनों बाजू अफेक्टेड होते हैं। द मसल्स ऑफ द ट्रंक के मसल्स, फेशियल मसल्स एंड माउथ मसल्स आर ऑफ आल्सो अफेक्टेड। ये तीनों तरह के मसल, ट्रंक, फेशियल और माउथ, ये हमेशा ही अफेक्टेड होते हैं। नंबर 2 डायप्लेजिया। ये जो डायप्लेजिया है ये बायलैटरल सेरिब्रल पॉल्सी की ही एक फॉर्म है। इसमें दोनों टांगें मुतासर होती हैं, अफेक्टेड होती हैं।
लेकिन जो बाजू हैं वो मुतासर होते तो हैं लेकिन लेस एक्सटेंट तक मुतासर होते हैं। तीसरे नंबर पे हेमिप्लीजिया, अ फॉर्म ऑफ यूनिलेटरल सेरेब्रल पॉल्जी, एक तरफ एक साइड का जो है ना सेरेब्रल पॉल्जी है, यानी कि इसमें एक बॉडी की एक साइड मुकम्मल की मुकम्मल मुतासर होती है। तो अभी अगर हम इसकी अदर क्लासिफिकेशन की बात करें, इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सेवेरिटी। इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स की सेवेरिटी है, जिसको हम लोग ग्रॉस मोटर फंक्शनिंग भी कहते हैं, ग्रॉस मोटर फंक्शनिंग सिस्टम GMFS। दूसरे नंबर पे फाइन मोटर स्किल्स, जिसको हम लोग मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं सिस्टम, MSCS। तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिस्टम, CFCS जिसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं सेरिब्रल पॉल्जी की मेजर टाइप्स वो कौन सी हैं। इसमें स्पैस्टिक है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है सेरिब्रल पॉल्जी की। अच्छा, ये 5.1 हमारे पास स्पैस्टिक है ना, 5.1, इसको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेरिब्रल पॉल्जी, मसल फील स्टिफ एंड टाइट, इसमें जो मसल्स हैं वो स्टिफनेस फील करते हैं, टाइट होते हैं। द वर्ड स्पैस्टिक रेफर्स टू द alteration in the muscle tone affected by the medical condition specifically, which is seen in spastic diplegia and many other forms of cerebral palsy and other terms such as spastic. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है स्पैस्टिक सेरिब्रल पॉल्जी की ना। इसमें मसल स्टिफ होते हैं और टाइट हो जाते हैं। ये जो स्पैस्टिक का जो वर्ल्ड है ना, ये मसल टोन में अल्ट्रेशन से रिलेटेड है और जो मेडिकल कंडीशन के अंडर आता है, अफेक्ट होता है। ये स्पैस्टिक डायप्लेजिया में भी देखा जा चुका है और सेरिब्रल पॉल्जी की कई फॉर्म्स में शामिल है। इसी वजह से इसको स्पैस्टिक कहा जाता है। Disabled people in United Kingdom considered spastic to be one of the most offensive term related to disability. यूके में जो डिसेबल पीपल हैं कि स्पैस्टिक के लिए हम ये बहुत ज़्यादा एक ऑफेंसिव टर्म है जो यूज़ करते हैं। डिस्कनेटिक दूसरी टाइप है और एथेटॉयड। इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी मूवमेंट, जिसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट इसके शामिल है। जिसमें ये इनवॉलंटरी मसल्स इतने हद तक होते हैं, मूवमेंट इतने हद तक इनवॉलंटरी होते हैं कि वो बच्चे से या आदमी से कंट्रोल ही नहीं हो रहे होते। तो मज़ीद इसके हवाले से इंफॉर्मेशन यकीनन मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम बात करते हैं अटैक्सिक की।
कैरेक्टराइज्ड बाय शेकी मूवमेंट, इसको शेकी मूवमेंट की वजह से करेक्टराइज किया जाता है। अफेक्ट बैलेंस एंड सेंस ऑफ पोजिशनिंग। अच्छा, ये स्पेस के अंदर ये क्या चाहते हैं कि इनके जो बैलेंस है वो भी, उस पर भी इफ़ेक्ट हो, और इसकी जो सेंस ऑफ पोजीशन है उस पर भी ये अफेक्ट करती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है सेरेब्रल पॉल्जी का, स्लाइड में आप देख सकते हैं। A variety of therapies play an important role in treating cerebral palsy। cerebral palsy को ट्रीट करने में कई तरह की थेरापीज या कई तरह के ट्रीटमेंट है जो हम किरदार अदा करते हैं। नंबर 1 पे फिजिकल थेरापी, मसल ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेज कैन हेल्प द child in strengthening, flexibility, balance, motor development and मोबिलिटी। इसमें फ़िज़िकल थेरापी नंबर 1 पे कह रहे हैं फ़िज़िकल थेरापी दी जानी चाहिए, मसल ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज शामिल की जानी चाहिए जो कि बच्चे की हेल्प करते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने में, फ्लेक्सिबल होने में और बैलेंस करने में और मोटर डेवलपमेंट और मोबिलिटी के हवाले से है। नंबर 2 ऑक्यूपेशनल थेरापी। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट तो आप जानते होंगे कि एक प्रोफेशनल होता है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, उसका काम बच्चे की डेली लिविंग स्किल्स और इस हवाले से बच्चे को अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने में उसको ट्रेनिंग देना ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का काम है। तीसरे नंबर पे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, SLT। स्पीच थेरापिस्ट होते हैं जी हर स्कूल में जो बच्चे की स्पीच पे भी काम करते हैं, ये प्रोफेशनल भी आपके साथ मिलके काम करेंगे। नंबर 4 रिक्रिएशनल थेरेपी है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि सेरिब्रल पॉल्जी के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने आज के लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया कि हम चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमने 5.1 स्टार्ट किया जो कि हमारा लेक्चर नंबर 20 है आज का, और लेक्चर नंबर 20 सेरिब्रल पॉल्जी के हवाले से हमने एक डिटेल बात की है कि सेरिब्रल पॉल्जी क्या है, सेरिब्रल पॉल्जी की कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है, ट्रीटमेंट क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, शॉर्टली हमने डिस्कस किया है। लेकिन आने वाले लेक्चर्स में यकीनन सेरिब्रल पॉल्जी की जो टाइप्स हैं हम उनको मज़ीद तफसील के साथ भी डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू पीपल हैव गुड लर्निंग टुडे। और सेरिब्रल पॉल्जी के हवाले से बतौर स्पेशल एजुकेटर आपके पास नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजमी है। उसकी वजह ये है कि जब आप चाहे आप इंक्लूसिव एजुकेशन में काम करें, जनरल एजुकेशन में काम करें या स्पेशल एजुकेशन में काम करें, तो आपको कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर मिलता है जो सेरिब्रल पॉल्जी का शिकार होता है। अगर आपके पास उसके हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यकीनन उस बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। और चूँकि ये एक लेंथी टॉपिक है सेरिब्रल पॉल्जी का, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक सेरिब्रल पॉल्जी और इसका जो इंट्रोडक्शन वो सारा एक अलहदा था जो अभी हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी टाइप से भी बात करेंगे, तो उम्मीद है कि हम इसको विद इन टाइम कवर कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, और किसी भी फोरम पे जहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत हुई तो हम सेरिब्रल पॉल्जी को ईज़िली बआसानी हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। I hope that you people have good learning today. If you have any questions, you may ask. Thank you very much. Take good care.